फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉम्बिनेशन है, कुछ तो रेडॉक्स है, कुछ मोल कॉन्सेप्ट है और बाकी ऑर्गेनिक के जैसे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं। एक बार सवाल देख लो, इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है और अगर सॉल्व ना हो तो वापस आके वीडियो देखनी है। तो एक बारी फिर से वही प्रोसेस रोक लेते हैं इसे, एक बारी देखो। इस वाली केस में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस बात के ऊपर है कि पहले एक कंपाउंड स्टार्ट करा, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, पहले पार्ट के अंदर उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में आइडिया है, दूसरे पार्ट में उसे कन्वर्ट कर दिया एसिड के अंदर, है ना। अब जो दूसरी डाटा दे रखी है वो एसिड के साथ की है। तो पहले पार्ट के अंदर इसने किसी कंपाउंड ए को पकड़ा जो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं CXHY, इस तरीके का है। और बाद में ये जब बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता, जब ये बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता तो एसिड है। और ये जो डाटा है, जो सेकेंड डाटा है, वो इस एसिड के मॉलिक्यूलर वेट के लिए है और जो पहली डाटा है वो इस हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर वेट के लिए है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो यहाँ पे थोड़ा आसान इसलिए भी है क्योंकि 53 दे रखा है वेपर प्रेशर। अगर इसकी वेपर डेंसिटी 53 है, VD 53 है, तो इस हाइड्रोकार्बन की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी? 53 × 2, इट्स 106। और ये जो डाटा दे रखा है, इस डाटा से हमें एक बार ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि मॉलिक्यूलर वेट आती कितनी है। तो इसने कहा कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है। इस वाली केस में दो चीज़ें, हाइड्रोकार्बन है, फिर एसिड है और फिर एसिड के रिएक्शन से। जो बाद के पार्ट है वो तो रिलेटिवली काफ़ी आसान से है। ये कह रहा, एक बार ये पीछे वाली पार्ट को देखते फिर वापस आते इस वाली पार्ट के ऊपर। ये कह रहा है कि इस वाली कंपाउंड को आपने कंबाइन कराया एसिड के साथ, तो अगर हमें एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना हो, अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन्होंने एक वो कॉन्सेप्ट यूज करी जो आज की डेट में NCERT से बाहर कर रखे। तो फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या है? W/E × 1000 इज इक्वल टू N/V। ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। कह रहे कि अगर हमने इसको स्ट्रांगली हिट करा सोडा लाइम के साथ तो बेंजीन दे सकती। तो अगर स्ट्रांगली हिट करा बी को, अगर हमने स्ट्रांगली हिट करा तो वो बेंजीन क्रिएट कर सकता है। अब अगर वो बेंजीन क्रिएट कर सकता है, उसके दो रास्ते हो सकते हैं। वो शायद इस तरीके का भी कंपाउंड हो या फिर ट्राई भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। कम से कम 3 तो हो ही सकते, 3 से ज़्यादा भी हो सकते। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक कार्बन, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक एसिड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 एसिड हो, है ना। ये ऑप्शंस तो खुले, लेकिन ये ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये मालूम होता है इस वाली साइड से, जहाँ पे इसने लिखा है कि ये एक डाई बेसिक एसिड है। जहाँ पे इसने लिखा है कि ये एक डाई बेसिक एसिड है। अगर ये डाई बेसिक एसिड है तो 3 COH तो हो नहीं सकते। डाई बेसिक एसिड ने तीसरे COH की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन अभी भी कितने सवाल हैं, अभी भी कितने सवाल रह गए वो देखते हैं। अगर हम ये मान भी ले कि इसके पास सिर्फ 2 ही एसिड हैं, तो वो एसिड ऐसे हो सकते, वो एसिड ऐसे हो सकते, वो एसिड ऐसे हो सकते। अब ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि इनमें से कौन सा एसिड सही है? या तो तीनों ही एसिड हो सकते या फिर इनमें से कोई एक या कोई 2, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना बनी रहती है। तो अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सी बात सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हमने इनको बेंजीन, अगर हमने इनको हिट करा तो इसने क्या जनरेट करा? बेंजीन जनरेट करा। भाई बेंजीन तो सारे के सारे दे सकते हैं, बेंजीन सारे के सारे दे सकते हैं, ये सारे के सारे बेंजीन दे सकते हैं और इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्ट्रक्चर कौन सी है। तो फिर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मालूम ही नहीं। मालूम है यहाँ जो एक वर्ड दे रखा है ना, सिंगल मोनो, इसने बता दिया कि भाई ये तो एक ही ऑप्शन हो सकते हैं। कैसे हो सकता है वो देखते हैं, कैसे हो सकता है वो देखते हैं। यहाँ देखो, अब ये तुम सोच सकते हैं कि हमने बिना कैलकुलेट करे सीधा बेंजोइक एसिड, ये टेरिप्थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्यों सेलेक्ट कर रहा? भाई उसने कहा बेंजीन बननी है, इसका मतलब बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग लगा ली। उसने कहा डाई बेसिक है तो 2 लगा लिए। मतलब जो पार्ट अभी सॉल्व नहीं करी, उस वाली पार्ट को एक्सप्लेन करने के पीछे लॉजिक ये है कि नीचे वाली पार्ट में कहा कि अगर हमने डीकार्बोक्सिलेशन करी तो बेंजीन बनाया, ठीक है जी, तो हमने बेंजीन बना ली और उसके ऊपर COH डाल दी। अब एक सवाल जनरेट होता है कितने COH? तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप 4-5 लगा सकते हैं, लेकिन उसने कहा है डाई बेसिक तो आप 2 से ज़्यादा लगा नहीं सकते, तो हमने 2 लगा दी। लेकिन अभी भी इस बात को लेके ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि वो आखिर वो 2 कौन से हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा या पैरा।
जब ये मोनो की बात कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ जानी है। अगर ये मोनो की बात कर रहे हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो NO2 इसके कॉम्पिटिटिवली मेटा पोजीशन पे इस जगह पे आ सकता और इसके कॉम्पिटिटिवली मेटा पोजीशन पे कहां पे, इस वाली जगह पे आ सकता। तो हमें ये देखना है इनमें से कौन सी केसेस के अंदर सिर्फ एक ही आइसोमर जनरेट हो सकते हैं। सिर्फ एक ही अगर आइसोमर की बात करें तो सिर्फ एक आइसोमर पैरा वाली पार्ट के अंदर जनरेट हो सकता है, या तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में मेटा डिसाइड कर ले या इसके रिस्पेक्ट में मेटा डिसाइड कर ले, दोनों के साथ मेटा हो नहीं सकती। तो यहाँ पे कार्बन है 90.56, ये है 90.56, तो बच गए कितने 9 कितने आ गए, 9.4 लगा लो, 9.6 लगा लो एक तरीके से, ठीक है, इतने। अब 90.56 को तुमने डिवाइड करा 12 से और 9.4 को तुमने डिवाइड करा 1 से, ये आ गई करीब 7.5 और ये अपनी आ गई 9 जो भी है 9.5 ही लगा लो, 9.5। अब तुमने 7.5 को 7.5 से डिवाइड करा तो कार्बन तो हो गया 1, लेकिन अगर तुमने इसे 9.5 को 7.5 से डिवाइड करा तो ये वैल्यू आ गई 1.28। तो क्या करा, इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कार्बन कितने हो गए, C8 और हाइड्रोजन कितने हो गए 10, C8H10। ये तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करी है, ये बात करी है हाइड्रोकार्बन के बारे में, ये है वो हाइड्रोकार्बन। तुम फाइंड आउट करो, इसकी वेट आएगी एग्जैक्टली 106। एक बार करके देखो, इसकी वेट आ जानी है 106। लेकिन अभी भी वो सवाल बच जाते हैं, कौन सा सवाल, कि हमने जब इसकी एसिड बनाई उसका वेट कितना होगा, देख लेते हैं उसका वेट कितना होगा। तो हमने जब एसिड बनाई तो उसका फॉर्मूला मेली इक्विवेलेंट्स के ऊपर डालते हैं, पहले फॉर्मूले को सेट कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला भाई, तो W बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू NV। ये NV है किसके लिए, NaOH के लिए। और ये पार्ट है उस डाइबेसिक एसिड के लिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आए कि यहाँ पे M को 2 से डिवाइड क्यों करा, तो उसके नीचे देखो क्या लिखा है, डाइबेसिक। ट्राइबेसिक होने से उसके नीचे 3 आती, मोनोबेसिक होने से उसके नीचे 1। ये एक सिंपल सा फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, N फैक्टर, याद है ना, N फैक्टर फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डाइबेसिक लिखा है 2 से डिवाइड करा, टेट्राबेसिक लिखा होता तो 4 से डिवाइड कर देते। अब हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड की वेट कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइड्रोकार्बन की वेट 106 है तो उसकी वेट उससे ज़्यादा तो होनी ही होनी है, क्योंकि अभी क्या करने वाले, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन डालने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन इज हैवियर देन हाइड्रोजन, सो इट हैज़ टू बी मिनिमम वेट शुड बी मोर देन 106। लेकिन कितनी वेट है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करा, W बाई E इंटू 1000 इज इक्वल टू N इंटू V। वैल्यू क्या पुट करनी भाई, इस वाली केस में वैल्यू क्या पुट करनी, कितना वेट दे रखा है 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 2 से मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये कितनी वैल्यू दे रखी है, नॉर्मेलिटी है 0.05 और वॉल्यूम कितनी है 24.1। तो M की वैल्यू कितनी हो गई भाई, M को अगर तुमने कैलकुलेट करा, ये आ गई 0.1 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 24.1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 166 आ जानी है, 166। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 166 इसकी वैल्यू आ गई। अब वापस पूरी सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन लिख लेते, पूरी सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन लिख लेते। ये अपना जाइलीन, तुमने इसे ऑक्सीडाइज करा और इसने खुद को कन्वर्ट कर लिया COOH में। यहाँ पे जो तुम्हें ध्यान देना है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 106 और इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 166। अभी कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे 2 अलग अलग सीक्वेंस है। अगर तुमने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करी तो इसने बेंजीन क्रिएट कर दिया, अगर तुमने इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करी तो इसने बेंजीन क्रिएट करा, और अगर तुमने इसकी नाइट्रेशन करी तो इसने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्रिएट करा। अगर तुमने नाइट्रेशन करी तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्रिएट करा।
और ऐसे पूरी कहानी फिनिश होती है। तो यहाँ कह रहे हो 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक अमाइड है। अगर ऑर्गेनिक अमाइड है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करी, अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करी तो इसने अमोनिया जनरेट करा और एसिड जनरेट करे। ठीक है जी, बढ़िया। और ये भी 1 मोल है, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड ऑफ इक्विवेलेंट वेट 1, इट्स ए मोनोबेसिक एसिड ऑफ इक्विवेलेंट वेट 74। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखना, अगर मोनोबेसिक एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहां पे n फैक्टर 1 है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट वेट। तो 74 ही इसकी मॉलिक्यूलर वेट भी है। तो COH का खुद का वेट कितना है? अगर तुम COH की वेट निकाल लो तो कितनी आ गई? 12 + 32 + 1, टोटल कितने हो गए? 45। टोटल कितने हो गए? 45। और 45 से अगर तुमने 74 सब्सट्रैक्ट, मतलब 74 से अगर तुमने सब्सट्रैक्ट करा 45 तो कितने आ गए? 29, एग्जैक्टली 29। तो 2 कार्बन डाल के देखो, 2 कार्बन डाली तो 5 हाइड्रोजन भी डालने होंगे। 2 कार्बन डाली और 5 हाइड्रोजन डालो, फिर देखते हैं 2 कार्बन के कितने हो गए? 24 + 5 हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। आंसर कितने है? 29। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 5 और कार्बन हो गए 2। तो इस वाली कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं ये कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड। अगर एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 74 है, अगर एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 74 है तो अमाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम इस तरीके से फॉर्मूले पुट करो और वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका है कॉमन से सेंस लगाओ कि अगर अमाइड को हमने एसिड में कन्वर्ट करा तो आखिर करा क्या? अगर हमने अमाइड को एसिड में कन्वर्ट करा तो आखिर करा क्या? यहां पे ये चीजें तो कॉमन है, तो जो भी फर्क है वो इसकी वजह से। यहां पे हमने -17 करा और यहां पे हम कितना कर रहे हैं? यहां पे कितना कर रहे हैं? 14 + 2 16। तो यहां पे 17 को सब्सट्रैक्ट करा और 16 को इन करा, तो बेसिकली फर्क कितने का पड़ा? 1 यूनिट का फर्क है, 1 यूनिट कम हो गई। अगर 1 यूनिट कम हो गई तो एसिड अगर 74 है तो अमाइड का वेट हो जाना है 73। तो अपनी सारी कोशिश इस बात के ऊपर है, अपनी सारी कोशिश इस बात के ऊपर है कि चैप्टर के हिसाब से तुम रिवाइज करो, उन बोरिंग फैक्ट्स को याद करो, उसकी जगह पे इस तरीके के प्रॉब्लम यूज करने हैं जहाँ पे कब किस फैक्ट की ज़रूरत हो तुम्हें भी नहीं पता, है ना।